सो पार्ट नंबर 5 है हमारा चैप्टर नंबर 2 का। और इसके पहले अब ये इस वाले जो टॉपिक में हमें निलंबन और कोलाइड के बारे में पढ़ना है। और एक रिवीजन के तौर पे मैं फिर से बता देता हूँ कि पदार्थ को दो भागों में बांटा गया है, शुद्ध पदार्थ और मिश्रण। शुद्ध पदार्थ के अंदर तत्व और यौगिक आते हैं, और मिश्रण के अंदर आपके एक आता है समांगी मिश्रण और एक विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण में आता है विलयन, जिसके बारे में मैं आपको इसके पहले वाले वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ। अब हमारा जो लास्ट टॉपिक है इसका वो है विषमांगी मिश्रण के अंदर आते हैं। और विषमांगी मिश्रण के अंदर दो चीज़ें आती हैं, एक होता है निलंबन और कोलाइड। अगर आपने विलयन अगर आपने इससे पहले पढ़ा हुआ है, लेक्चर आपने देखा है, तो आप उसमें मैंने बताया था कि विलयन में क्या होता था कि समांगी मिश्रण। विलयन किसका उदाहरण है? तो समांगी मिश्रण का मतलब है कि विलायक अच्छी तरह से विलायक में घुल जाते हैं और बिल्कुल ही पारदर्शी। वो जैसे कि अगर पानी में मैंने शक्कर डाला, मिला दूंगा, तो पानी पहले भी पारदर्शी था, अभी भी पारदर्शी हो जाता है चीनी मिलाने के बाद भी। यानी आर पार आप देख सकते हैं। विषमांगी में जो निलंबन और कोलाइड है ये बिल्कुल मिले जुले जैसे हैं। मतलब विलयन में एक और चीज़ थी कि विलयन में जो विलेय वाले कण थे वो इतने छोटे थे कि हम उन्हें देख नहीं सकते हैं। 1 नैनोमीटर जिसका साइज़ था, छान कर हम अलग नहीं कर सकते थे। और ये जब उनके अंदर से प्रकाश जाता था तो ये प्रकाश के कणों को फैलाते नहीं थे, इसलिए कांच के अंदर से जो टॉर्च में भी मारने पर कांच के अंदर लाइट दिखती नहीं थी। निलंबन में थोड़ा सा उल्टा है, बिल्कुल वैसे ही है लेकिन थोड़ा सा उल्टा। मतलब ये है कि जिस विलयन में निलंबन में क्या है कि जैसे मान लो पानी लिया, पानी में मैंने चौक के पाउडर डाल दिया। अब चौक क्या ठोस है, अब मैंने उसको पाउडर करके डाल दिया, या फिर मैंने पानी में गेहूँ का आटा डाल दिया। ठीक है, अब अगर मान लो मैं आप देखोगे कि जब आप उसे मिलाओगे तो देखोगे कि उसके कि चौक के या गेहूँ के जो पाउडर होते हैं उसका कुछ भाग ही नीचे जो तल होता है ग्लास का, कांच के ग्लास का, उसमें बैठेगा, लेकिन कुछ भाग ऊपर तैरता रहता है हमेशा के लिए। तो और लेकिन हाँ, आप उसे छान कर अलग कर सकते हैं, जबकि आपके विलयन में ये चीज़ नहीं कर सकते थे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, तो निलंबन के बारे में सबसे पहले चीज़ ये याद रखिएगा। निलंबन क्या है? तो एक विषमांगी घोल है। पहला पॉइंट तो ये, ठीक है। विलयन समांगी घोल है जबकि निलंबन विषमांगी घोल है। अब इस परिभाषा बोलता है कि निलंबन क्या है? तो एक विषमांगी घोल है जो ठोस या द्रव्य में परिक्षेपित हो जाता है। परिक्षेपित का मतलब होता है फैलना। यानी अगर मेरे पास मान लो ठोस के लिए मैं अगर बताना चाहूँ तो मान लो चीनी, बहुत सारी चीनी थी एक कटोरी में, उसके ऊपर मैंने नमक डाल दिया, और आप मान लो मैं इसे मिलाऊंगा भी तो भी चीनी ना तो अच्छी तरह से नमक में मिलेगा, ना ही नमक चीनी में मिलेगा। तो ये अच्छी तरह से नहीं मिलता। और विषमांगी की मैंने आपको पहले बताया था, विषमांगी मिश्रण में वो चीज़ें आती हैं जो आपस में नहीं मिलती हैं, जबकि समांगी में बिल्कुल इसी तरह से मिल जाती हैं। तो ना ही चीनी में नमक मिलेगा, ना ही नमक में चीनी मिलेगा। द्रव के लिए आप समझिए कि आप एक कांच के गिलास में पानी भरा, पानी में आपने चौक का पाउडर डाल दिया या फिर आपने डाल दिया गेहूं का आटा। आप उसे चम्मच से मिला दोगे तो भी अच्छी तरह से नहीं मिलेगा, कुछ भाग ही नीचे बैठेगा लेकिन कुछ भाग उसका तैरता रहता है। और निलंबन की खास बात ये होती है कि निलंबन क्या है? तो निलंबन एक प्रकार का विषमांगी घोल है, और इसमें क्या होगा कि वह ठोस और द्रव में क्या होंगे, परिक्षेपित हो जाएंगे। यानी कोई ठोस माध्यम है, यानी चीनी में नमक मिलाऊंगा तो भी नहीं मिलेगा, पानी में मैंने चौक का पाउडर डाल दिया या गेहूं का पाउडर डाल दिया। परिक्षेपित का मतलब होता है फैलना, यानी ठोस वाले माध्यम में डालूं विलेय को, या फिर द्रव वाले माध्यम में यानी पानी में मैं डालूं विलेय। अब पानी के लिए अगर मैं विलेय क्या होगा मेरे लिए, चौक और पाउडर होगा, और चौक का पाउडर और गेहूं का पाउडर। ठोस के लिए मैंने शक्कर में नमक मिला दिया। ठीक है, तो निलंबन विषमांगी घोल है जिसमें ठोस और द्रव क्या होते हैं, परिक्षेपित हो जाते हैं। वो क्या कहलाता है? निलंबन कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि निलंबी एक विषमांगी मिश्रण है। ठीक है, निलंबन क्या है? विषमांगी मिश्रण है, क्योंकि इसमें क्या होगा, क्योंकि इसमें विलेय पदार्थ के जो कण होते हैं वो विलायक में नहीं घुलते हैं और पानी में तैरने लगते हैं। जैसे मैंने बताया, निलंबन में क्या होगा कि कण जो विलेय मिलाए जाते हैं विलायक में वो पानी में नहीं घुलते हैं, इसलिए तो वो विषमांगी मिश्रण है। ठीक है, विलेय पदार्थ के कण विलायक में नहीं घुलते हैं और पानी में तैरने लगते हैं। अब इसके गुणधर्म क्या, जैसे हम लोगों ने विलयन में पढ़ा था कि विलयन के गुण क्या कहते हैं, बहुत ही छोटे होते हैं, आंखों से देखा नहीं सकता, उन्हें आप छान के अलग नहीं कर सकते, विलयन स्थायी होता है और ये प्रकाशीय कणों को फैलाते नहीं है। इसमें थोड़ा सा उल्टा है, इसमें निलंबन के कण क्या, इन्हें आप आंखों से देखा जा सकता है। दूसरा, ये प्रकाशीय कणों को फैलाते हैं, और अगर आप इन्हें शांत छोड़ने पर ही क्या होगा, ये कण नीचे बैठ जाते हैं। अब देखो क्या होगा, आपने अगर चौक को मिलाया उस समय तो कुछ देर तक तो वो तैरेंगे। ठीक है, कुछ देर तक तो क्या होंगे, तैरेंगे, लेकिन कुछ देर के बाद क्या होगा, वो जब अच्छी तरह से जो चौक
के पाउडर के जो कण हैं जो तैर रहे थे पानी में, अगर वो जब तक वो अच्छी तरह से गीले नहीं हो जाएंगे तब तक तो तैरेंगे, लेकिन जैसे ही वो अच्छी तरह से गीले हो जाएंगे तो वो भी आ जाएंगे कहाँ, वो भी नीचे बैठ जाएंगे तली में, और आपका पानी भी क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही साफ़ हो जाएगा। यानी अब आप जब तक तैरेंगे तब तक अगर आप टॉर्च से मारोगे प्रकाश की किरणें तो क्या होगा, वो इतने बड़े तो होते हैं कि वो क्या करेंगे, प्रकाश की किरणों को फैलाते हैं, लेकिन जैसे ही नीचे बैठ जाएंगे तो सीधी सी बात है, आप प्रकाश की किरणों को फैलाने वाला कोई रहा नहीं ऊपर, जो तैर रहे थे। अब वो नीचे बैठ जाएंगे तो क्या होगा, अब वो नहीं फैलाएंगे, तो यानी क्या हुआ, अब अगर आपने प्रकाश टॉर्च की लाइट भी अगर आपने मारी कांच के गिलास में, तो अब आपके जो प्रकाश की जो किरणें हैं वो कांच के अंदर नहीं दिखेंगे, जबकि इसके पहले जब तक वो तैर रहे थे तब तक दिखेंगे। क्यों? क्योंकि तब तक उनके कण पानी के ऊपर क्या तैर रहे थे, और जब प्रकाश की किरणें उनमें जा रही थी तो वो टकरा के क्या हो रही थी, कांच के अंदर चारों तरफ फैल जा रही थी। लेकिन जैसे ही नीचे बैठ जाएंगे तो सीधी सी बात है वो नहीं फैला पाएंगे। तो इसीलिए निलंबन के लिए एक बात कही गई है कि निलंबन जो होता है वो अस्थायी होता है, जबकि विलयन का था आपका, विलयन आपका स्थायी था, निलंबन आपका अस्थायी। क्यों? क्योंकि जब तक तैरता था तब तक ही वो प्रकाश की किरणों को फैला रहा था कांच के ग्लास के अंदर। जैसे ही वो नीचे बैठ गए तो सीधी सी बात है आपका जो प्रकाश की किरणें जो फैल रही थी वो नहीं फैलेंगी, और आप तो इसलिए क्या स्थायी का मतलब क्या था कि हमेशा रहेगा। विलियन के लिए आप विलियन वाले केस में क्या था कि हाँ वो इतने छोटे होते हैं कि वो कभी भी नहीं फैलाएंगे, और क्योंकि वो सीधी सी बात है वो तैरते ही नहीं थे, वो इतनी अच्छी तरह से मिल जाते थे कि वो कभी तैरते नहीं थे ऊपर, तो और इतने छोटे भी होते थे कि वो प्रकाश की किरणों को फैला भी नहीं पाते थे। जबकि निलंबन में क्या था कि वो इतने बड़े तो होते हैं कि आप देख सकते हो, इन्हें छान के भी अलग से कर सकते हो, लेकिन ये कुछ देर के लिए होता है। निलंबन क्या होता है, कुछ देर के लिए होता है कि प्रकाश की किरणों को कुछ देर तक ही फैलाते हैं, लेकिन जैसे वो नीचे बैठ जाएंगे तो निलंबन भी क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए निलंबन अस्थायी होता है और इन्हें हम छान कर अलग कर सकते हैं। और निलंबन कब तक चलेगा, जब तक ये कण ऊपर रहेंगे तब तक तो निलंबन चलेगा, लेकिन जब सभी कण नीचे बैठ जाते हैं तो निलंबन भी क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। उदाहरण, पानी में अगर जैसे मैंने बोला कि पानी में अगर मैं यहाँ पे मान लो पानी में मैंने मान लो चोक का पाउडर मिला दिया या फिर गेहूँ का जो आटा था, ठीक है, अगर मैं उसे मिला देता हूँ तो ये किसका उदाहरण हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा निलंबन का उदाहरण। ठीक है, फिर से निलंबन के क्या क्या गुणधर्म है। निलंबन एक विषमांगी मिश्रण है, इन्हें आंखों से देखा जा सकता है, ये प्रकाश के कणों को फैला सकते हैं, इन्हें शांत छोड़ने पर यह कण नीचे बैठ जाते हैं। निलंबन क्या होगा, अस्थायी होता है और इन्हें छानकर हम अलग कर सकते हैं। जब ये सभी कण नीचे बैठ जाएंगे तो क्या होगा, निलंबन भी समाप्त हो जाएगा। उदाहरण क्या है, तो पानी में चौक के पाउडर को मिलाना या फिर गेहूँ का आटा मिला दूंगा, ये किसका उदाहरण है, निलंबन के उदाहरण है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं कोलाइड के ऊपर। कोलाइड क्या है, तो कोलाइड देखिए, कोलाइड का मतलब होता है कि तैरना, अच्छी तरह से पानी में घुल जाना या हवा में अच्छी तरह से घुल जाना और तैरते रहना, मतलब कभी नीचे नहीं बैठना। निलंबन में आपके नीचे बैठ जा रहे थे, निलंबन में नीचे बैठ जाते थे। कोलाइड वाले जो कण होते हैं वो इतने बड़े, वो ना ही विलन में क्या था कि विले के कण बहुत छोटे थे जिन्हें देख नहीं सकते थे। निलंबन में क्या हुआ कि वो इतने बड़े होते कि उन्हें देख सकते हैं। कोलाइड वाले कण क्या होते हैं, इनके बीच के होते हैं, मतलब क्या है कि ना ही वो निलंबन के विले के कण के जितने उतने बड़े होते हैं, और ना ही विलियन वाले केस में जिस तरह के विलय के पदार्थ थे जो इतने छोटे होते कि उन्हें देख नहीं सकते, यानी उनके बीच के होते हैं कि वो इतने छोटे होते हैं कि उन्हें देख तो नहीं सकते, लेकिन हाँ वो इतने बड़े तो होते हैं कि वो प्रकाशीय किरणों को फैला सकते हैं। जबकि विलियन में जो विलय थे वो नहीं फैलाते थे, निलंबन वाले कण फैलाते थे। और कोलाइड वाले क्या होगा कि इन्हें आप देख नहीं सकते, लेकिन वो इतने बड़े तो होते ही हैं साइज में कोलाइड के कण कि वो प्रकाशीय किरणों को फैला सकते हैं। तो कोलाइड के बारे में क्या लिखा गया है कि कोलाइड के कण क्या होता है, विलियन में समान रूप से फैल जाता है। जैसे कि पानी में अगर मान लो आपने नीले रंग की आपको जो बोतल आती है कपड़े धोने के समय जो उपयोग में होती है, आपने उसके 2 से 3 बूंदें डाल दी और आप उसे मिला दो, तो देखोगे कि हाँ आपको पानी में समान रूप से नीले कलर आपको दिखाई देगा। मान लो आपने पानी में दूध मिला दिया, पानी के आधा गिलास पानी था कांच के गिलास में, आपने 1 कटोरी दूध डाल दिया और उसे मिला दिया, तो आप देखोगे कि आपको ऐसा लगेगा कि दूध जो है वो चारों अच्छी तरह से मिल गया है, जिसे बोलते हैं ना दूध में पानी मिलाना। तो वो हाँ उसका वो हल्का सफ़ेद सफ़ेद लगेगा, लेकिन आपको लगेगा तो ऐसा ना कि हाँ चारों तरफ अच्छी तरह से मिल गया है। तो कोलाइड वाले जो कण होते हैं, यानी वो ऐसे, यानी किसी द्रव के माध्यम में जब हम कोई ऐसा विलय मिला देते हैं जिसे देखने में ऐसा लगता है कि वो चारों तरफ फैल गया, जैसे पानी में रंग मिला देना, उसे मिला दो तो आपको क्या लगेगा कि हाँ भाई, जैसे मान लो सफ़ेद पानी में आपने लाल कलर डाल दिया, उसे मिला दिया, तो आपको लगेगा कि नहीं हाँ मेरा पूरा पानी लाल कलर का हो गया। ठीक है, और आप उसे मिलाते रहो और आप छोड़ दोगे, लेकिन तो क्या आधे घंटे बाद या 1 घंटे बाद या 1 दिन के बाद क्या वो लाल कलर नीचे बैठ जाता है, क्या नहीं बैठता है, नहीं बैठता है वो। जबकि निलंबन में क्या था, नीचे बैठ जा रहा था। और विलेन वाले केस में तो क्या था कि विलय पूरी तरह से गायब हो जा रहा था। कोलाइड वाले में क्या होता है कि हमें जब हम
कोई ऐसा विलय मिला देते हैं जो जिसे मिलाने के बाद वो समान रूप से फैल जाए द्रव्य में या ठोस में या हवा में। जैसे हवा में धूल के कण जल वाष्प पूरी तरह अच्छी तरह से चारों सभी समान रूप से फैली होती है, तो हमें ऐसा लगता है कि भाई हवा पारदर्शी है, लेकिन इसमें क्या बहुत सारे धूल के कण होते हैं। ठीक है, उस तरह से द्रव्य में जब कोई ऐसे कलर मिला दूँ या कलर या दूध पानी में मैं ऐसा कोई दूध मिला दूँ और फिर उसे मिला दूँ, तो क्या वो 1 दिन के बाद 2 दिन के बाद क्या अब वो जो दूध के कण जो दूध मिल गया था पानी के अंदर, जो जिससे देखने में हमें ऐसा लगता है जिससे दूधिया कलर जिसे बोलते हैं, हल्का हल्का दूध के सफ़ेद की तरह, तो क्या वो दूध बैठ जाएगा कि नीचे नहीं बैठेगा ना। यही होता है कि कोलाइड क्या है, तो कोलाइड के कण क्या होता है, विलयन में समान रूप से फैल जाते हैं। उदाहरण क्या है, पानी में रंग का मिलना या फिर पानी में दूध का मिलना। ये क्या होता है, निलंबन की अपेक्षा ये कणों का आकार छोटा होता है, देखने में यह समांगी मिश्रण के जैसे लगते हैं। याद रखिए, क्वेश्चन पूछेगा कि उस विषमांगी मिश्रण का उदाहरण बताइए जिसे देखने पे तो लगता है कि समांगी मिश्रण, लेकिन वो है विषमांगी मिश्रण। तो आपका उदाहरण आंसर आएगा कोलाइड कण। फिर से बोल रहा हूँ, कोलाइड के कण विलयन में समान रूप से फैल जाते हैं। निलंबन की अपेक्षा कणों का आकार छोटा होता है, देखने में यह समांगी मिश्रण की जैसे लगता है, परंतु यह एक विषमांगी मिश्रण है। याद रखिएगा, निलंबन भी एक विषमांगी मिश्रण है। ठीक है, निलंबन क्या है, निलंबन भी एक विषमांगी मिश्रण है। और जो आपका कोलाइड होता है, कोलाइड भी क्या है, एक विषमांगी मिश्रण। देखने में लगता है कि कोलाइड एक समांगी मिश्रण, लेकिन ये क्या है, एक विषमांगी मिश्रण होता है। गुणधर्म क्या है, गुणधर्म भी इसके वैसे ही। मैंने बोला ना कि इनके जो कण होते हैं वो इतने बड़े नहीं होते जिन्हें आप छान के अलग कर सकते हो, लेकिन हाँ कोलाइड के कण इतने बड़े तो होते हैं कि वो प्रकाशीय किरणों को फैला सकते हैं। तो कोलाइड के गुणधर्म में सबसे पहला गुणधर्म है कि कणों का आकार क्या होता है, छोटा होता है, जिन्हें हम आंखों से तो नहीं देख सकते, लेकिन परंतु इतना बड़ा तो होता ही है कि वो प्रकाशीय किरणों को फैला सकते हैं। अब याद करो विलयन वाले में इतने छोटे थे, ना ही देख सकते थे ना ही छान सकते थे। निलंबन में क्या हुआ, इतने बड़े तो होते ही हैं कि हम उन्हें देख भी सकते हैं, उन्हें छान भी सकते हैं और ये प्रकाशीय किरणों को फैला सकते हैं। कोलाइड वाले में क्या होगा कि ये इतने छोटे होते हैं जिन्हें हम आँख से तो नहीं देख सकते, आँख से कोलाइड के कणों को नहीं देख सकते, लेकिन वो इतने बड़े तो होते ही हैं कोलाइड के कण कि वो प्रकाशीय किरणों को फैला सकते हैं। ठीक है, उदाहरण क्या क्या होगा, तो मैं फिर से लिख देता हूँ। पानी में आपने कोई रंग मिला दिया या फिर पानी में आपने दूध को मिला दिया। ठीक है, पानी में रंग मिला दूध मिला दो, आपको लगेगा कि अच्छी तरह से मिल गया। यानी समांगी मिश्रण का भी यही बोलता है ना कि हाँ जिसमें विलेय पदार्थ विलायक में अच्छी तरह से मिल जाए, तो देखने में तो आपको लगता है कि हाँ मिल गया अच्छी तरह से, रंग चारों तरफ फैल गया। लेकिन विलयन वाली अगर आप परिभाषा अपने ध्यान से पढ़ी हो तो उसमें लिखा है कि विलय इतनी अच्छी तरह से विलायक में घुल जाते हैं कि विलय का जो अस्तित्व है वो पूरी तरह से गायब हो जाता है। यानी विलायक जैसा पहले था, विलय मिलाने के बाद भी विलायक बिल्कुल वैसे दिख रहा है। यानी पानी पारदर्शी था, पानी में आपने चीनी मिला दिया, घोल दिया, तो फिर भी उसके बाद मिलने के बाद भी पानी पारदर्शी होता है। जबकि यहाँ तो ऐसा है नहीं, विलय मैंने रंग को मिला दिया, विलायक पानी में, विलायक पानी है, रंग विलय है, मिला दिया, तो लिख तो रंग तो अच्छी तरह से घुल गया नो डाउट, लेकिन क्या रंग गायब हो गया क्या पानी में, नहीं हुआ ना, वो चारों तरफ समान रूप से फैल गया। और कोलाइड के बारे में भी ये बोला कि कोलाइड के कण क्या होते हैं, विलयन में समान रूप से फैले होते हैं। एक चीज़ और याद रखिएगा कि कोलाइड के कण पानी में समान रूप से फैलते तो रहते ही हैं, साथ साथ में कण हमेशा तैरते रहते हैं, यानी गति में होता है। कोलाइड के कण हमेशा गति में रहते हैं, जबकि निलंबन के कण गति में नहीं रहते हैं। फिर से बोला, कोलाइड के कण विलयन में यानी विलायक में समान रूप से फैल जाते हैं और ऊपर तैरते रहते हैं, और ये नीचे नहीं बैठते हैं। निलंबन में जो विलय के कण थे वो नीचे बैठ जाते थे, जब तक तैरते थे तब तक तो निलंबन चालू रहेगा, यानी प्रकाश किरणों को फैलाएंगे। जैसे ही चौक के पाउडर नीचे बैठ गया या गेहूं का पाउडर नीचे बैठ जाएगा तली में, तो सीधी सी बात है निलंबन भी खत्म हो गया। निलंबन खत्म हो गया यानी निलंबन स्थायी होता है, अस्थायी होता है। निलंबन अस्थायी होता है, जबकि कोलाइड क्या है, स्थायी होता है। यानी आपने एक बार रंग मिला दिया ना पानी में, तो और वो इतने बड़े तो होते ही हैं कि वो प्रकाश किरणें फैलाएंगे। यानी आप अभी टॉर्च मार के देखो तो भी प्रकाश किरणें फैलेंगी कांच के अंदर, कांच के ग्लास के अंदर। एक दिन के बाद हो या एक हफ्ते बाद, तो भी वो जो रंग होते हैं वो ना ही कांची ग्लास में, कांची ग्लास के तली में नहीं बैठते हैं। ठीक है, तो ये फर्क होता है कोलाइड निलंबन। और प्लीज़ एक बार विलयन वाला लेक्चर आप लोग फिर से देखिएगा। अगर आपको चीज़ें समझ में नहीं आती है ना, वैसे तो मेरी कोशिश होती है कि आपको एक ही बार में समझ में आ जाए, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो प्लीज़ आप 1 से 2 बार वीडियो को अच्छे से देख लेंगे। मेरी गारंटी है कि आपको चीज़ें अच्छी तरह समझ में आ जाएंगी कि विलयन क्या है, निलंबन क्या है और कोलाइड क्या है। ठीक है, कोलाइड के अंदर ही अब कोलाइड के 1-2-3 उदाहरण है बहुत अच्छे, जैसे आपने देखा भी हो कई बार कि अब आता है एक डेफिनेशन आती है कि टिंडल प्रभाव क्या है। बहुत ही ईजी है। टिंडल प्रभाव क्या है, प्रकाश की किरणों का फैलना ही क्या कहला रहा है, टिंडल प्रभाव कहता है। फिर से, प्रकाश की किरणों का फैलना क्या कहलाता है, तो टिंडल प्रभाव। जैसे कि अगर किसी कमरे में कहीं से छेद हो और जब वहाँ से प्रकाश की किरणें आती हैं, तो एक कमरे के किसी छिद्र से प्रकाश का आना, तो आप देखेंगे ना उसमें, तो आपको क्या धूल के कण उसके अंदर आपको ना तैरते हुए दिखाई देंगे।
धूल के कण हैं, छोटे छोटे या बड़े बड़े, इतने बड़े तो होते ही हैं। अब देखो, अगर किसी छेद से प्रकाश आ रहा है और आपको कण दिखाई दे रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, क्यों दिख रहे हैं वो? क्योंकि वो इतने बड़े होते हैं कि वो जब उनसे प्रकाश आ रहा है तो वो प्रकाश क्या टकराएगा, और जब कोई चीज़ टकराएगी तो सीधी सी बात है दिखाई तो देगी। ये यही आपके निलंबन वाले में भी हो रहा था। तो क्या हुआ कि किसी कोई पूछे कि किसी कमरे के छिद्र में से प्रकाश के आने पर हमें उस प्रकाश में दिखाई देने वाले धूल के कण किस चीज़ के प्रभाव को दर्शाते हैं, तो आपका टिंडल प्रभाव कहलाएगा। और क्या उदाहरण होंगे, जैसे जंगल में, जब जंगल का देखो, जंगल में क्या बहुत सारे पेड़ होते हैं, तो क्या होता है कि इतने कभी कभी क्या, अगर बहुत घने जंगल है तो प्रकाश की किरणें क्या होता है कि पत्तों के बीच में जो जगह होती है वहाँ से होकर आते हैं। तो उसमें क्या, देखो जंगल है तो सीधी सी बात है वहाँ इतनी गर्मी तो होगी नहीं, तो ठंडा माहौल होगा, आर्द्रता वहाँ पाई जाएगी। तो अब आर्द्रता मतलब क्या है कि हवा के अंदर जल वाष्प हो गया, यानी पानी की छोटी छोटी बूंदें होंगी, धूल के कण तो होंगे ही होंगे। तो दूसरा उदाहरण है कि जंगल में प्रकाश का पेड़ की पत्तियों से होकर गुजरना किसका उदाहरण दिखा रहा है, टिंडल प्रभाव। फिर से 2 उदाहरण हो गए। कमरे के छिद्र से प्रकाश के आने पर हमें धूल के कणों को दिखाई देना, पहला प्रभाव। जंगल में प्रकाश का पेड़ की पत्तियों से होकर गुजरना किसका उदाहरण है, टिंडल प्रभाव का। क्यों? क्योंकि अब हमें क्यों जंगल में हमें टिंडल प्रभाव किसके कारण दिखेगा, तो जंगल में जो टिंडल प्रभाव है वो जंगल जो हवा होगी वहाँ की वायु, जंगल में उपस्थित वायु में जो जल वाष्प होती है, ये क्या होती है, प्रकाशीय किरणों को फैला देती हैं, इसलिए हमें जंगल में भी टिंडल प्रभाव दिखाई देता है। क्यों? जंगल में क्या होगा, जंगल में कोहरे में क्या होंगे, अब जंगल में अगर कोहरा होगा तो सीधे क्या होगा, उसमें जल की छोटी बूंदें होंगी, जैसे हमें ठंडी के मौसम में दिखाई देती हैं। तो जंगल में उदाहरण क्या है, जंगल में कोहरे में जल की छोटी बूंदें होने के कारण वो प्रकाशीय किरणों को फैला देती हैं, जिसके कारण हमें टिंडल का प्रभाव हमें दिखाई देता है। अब ये नेक्स्ट जो लाइन है वो है, ये है कि कोलाइड क्या है, विलय कण हैं जो विलायक में मिल रहे हैं, तो इन्हें हम अलग कैसे करें, यानी इन्हें साफ कैसे करें। ऐसा कोई मिश्रण है, ऐसा कोई कोलाइड वाला मिश्रण है, तो अगर मुझे उस कोलाइड वाले मिश्रण में से अगर मुझे उन कोलाइड के कणों यानी विलय के कणों को अलग करना, यानी जो मैंने बोला ना कि दूध पानी में आपने रंग मिला दिया या पानी में आपने गेहूँ का पाउडर मिला दिया, तो इन्हें कौन सी ऐसी पद्धति हो कि जिससे हम कोलाइड के कणों को अलग कर सकते हैं। तो लास्ट पॉइंट याद रखिएगा, इन्हें हम अपकेंद्रीकरण विधि से अलग कर सकते हैं। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछते हैं कि कोलाइड के मिश्रण को साफ करने के लिए कौन सी विधि का उपयोग करते हैं, तो अपकेंद्रीकरण विधि का अगर मैं सबसे अच्छा उदाहरण बताऊँ, दूध में से क्रीम का निकालना अपकेंद्रीकरण विधि के अंदर आता है। वॉशिंग मशीन जो आपकी काम कर रही है उसमें भी क्या हो रहा है, अपकेंद्रीकरण का। अब इसमें होता क्या है कि जैसे कि आपने देखा होगा कि जब दूध से अगर आपको कभी क्रीम निकालना तो क्या होता है, उसे तेज़ी से क्या होता है, जो घुमाने वाला आता है जिसे बोलते हैं, नाम याद नहीं आ रहा मुझे, उसमें क्या होता है कि दूध में, जैसे कि दूध से दही बनाने के लिए उससे क्या दूध के अंदर एक साधन आता है जो हमारे किचन में होता है, उसे तेज़ी से घुमाते हैं, तो क्या होगा कि जो दूध के अंदर जो भारी कण होंगे वो क्या होता है, नीचे बढ़ जाते हैं और हल्के कण ऊपर जाते हैं, और उन जो हल्के कण होते हैं उन्हें हम क्या कर सकते हैं, छान कर अलग कर सकते हैं। यही होता है अपकेंद्रीकरण विधि। अपकेंद्रीकरण की विधि का उपयोग दो जगह होता है। पहला, एक तो कोलाइड के मिश्रणों को साफ करने में, दूसरा दूध से क्रीम निकालने में भी अपकेंद्रीकरण विधि का उपयोग होता है। इसके अलावा वॉशिंग मशीन जो हमारी काम कर रही है वो भी कौन सी विधि पे, तो अपकेंद्रीकरण विधि पे ही काम करे। ठीक है, तो अब इसमें ठीक है, इतना ही पॉइंट है आपको, और इतना ही आपको लिखना है पेपर में भी। ठीक है, सो अगर चीज़ें समझ में नहीं आए तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि क्या चीज़ें समझ में नहीं आए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर। इसके बाद हो सकता है कि ये लास्ट लेक्चर, इसके बाद जो आएगा वो लास्ट लेक्चर ही होगा। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।